सुबह के 10 बज रहे थे। नवादा मंडल जेल के बाहर कोहरा अभी पूरी तरह हटा भी नहीं था। बाहर खड़े लोग आम विजिटर जैसे दिख रहे थे। हाथ में फल थे, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी और गेट पर मौजूद गार्ड को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड बिहार के 3 जिलों की किस्मत बदलने वाले हैं। एक शख्स ने जेल में बंद कैदी तक फल पहुंचाने की बात कही। गार्ड ने गेट खोला और उसी पल गोली चली। यह सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं था, यह उस गैंगस्टर की वापसी थी जिसके बाहर आते ही नवादा, शेखपुरा और नालंदा की जमीन फिर से खून, बदले और जातीय गैंग वॉर के बीच फंसने वाली थी। भागने वाले कैदियों में एक नाम था अशोक महतो। वही अशोक महतो जिस पर नरसंहारों, टारगेटेड किलिंग्स, राजनीतिक संरक्षण और अगड़ा बनाम पिछड़ा की हिंसक लड़ाई के बीच सत्ता से लेकर पुलिस तक को चुनौती देने के आरोप लगे। अगले कुछ सालों में हालात ऐसे बने कि पुलिस के सामने सिर्फ अपराधी पकड़ने की चुनौती नहीं थी, बल्कि एक पूरे इलाके में फैल चुके डर को खत्म करने की लड़ाई थी। यह कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं है, यह कहानी उस दौर की है जब चुनाव, जातीय समीकरण, ठेकेदारी, पुलिस दबाव और राजनीतिक रिश्ते एक दूसरे में इस तरह उलझ गए कि सच को अलग करना मुश्किल हो गया। कौन अपराधी था, कौन संरक्षक था, कौन पीड़ित था और कौन सत्ता के खेल में मोहरा बन गया, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप सीरियस इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है बिहार के कुख्यात गैंगस्टर अशोक महतो की वह कहानी जिसने मगध की राजनीति और अपराध दोनों को हिला दिया। अशोक महतो का जन्म नवादा जिले के पकरीबरावा थाना क्षेत्र के बढ़ाना गांव में 1966 में हुआ था। यह इलाका वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। शुरुआत में अशोक महतो का नाम किसी बड़े क्रिमिनल नेटवर्क से नहीं जुड़ा था, लेकिन नवादा और शेखपुरा के इलाके में जिस तरह अगड़ा बनाम पिछड़ा की खाई गहरी होती गई, उसी माहौल ने उसके उभार की जमीन तैयार की। वक्त के साथ यह जातीय तनाव सिर्फ सामाजिक टकराव नहीं रहा, यह ठेका पट्टा, दबदबे, चुनावी इन्फ्लुएंस और हथियारबंद गैंग वॉर में बदल गया। 90 के दशक से लेकर नीतीश कुमार की सरकार आने तक वारिसलीगंज की विधायक अरुणा देवी के पति अखिलेश सिंह और अशोक महतो के बीच चलने वाली दुश्मनी अखबारों की हेडलाइन बन चुकी थी। दोनों गुटों की तरफ से कई टारगेटेड किलिंग्स और नरसंहारों को अंजाम दिया गया। दुश्मनी की शुरुआत किस एग्जैक्ट घटना से हुई, यह साफ तौर पर बताना मुश्किल है, लेकिन यह जरूर साफ है कि एक वक्त के बाद यह राइवलरी सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं रही। यह नवादा, शेखपुरा और नालंदा के गांवों तक फैल चुकी थी। उस दौर में नवादा और शेखपुरा के कई हिस्सों में भूमिहारों का टकराव खासकर कुर्मी और यादव जातियों से चल रहा था। इसी पृष्ठभूमि में 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। यह वही चुनाव था जब कई निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे और उनमें से कई पर बाहुबली छवि के आरोप भी थे। इन्हीं में से एक थी अरुणा देवी, जिन्होंने वारिसलीगंज सीट से निर्दलीय चुनाव जीता। उन्होंने राजद उम्मीदवार मणिलाल प्रसाद को करीब 45,000 वोटों से हराया। स्थानीय कास्ट इक्वेशंस को देखते हुए यह जीत बेहद बड़ी मानी गई। अशोक महतो के लिए यह नतीजा बड़ा झटका था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ रहे उसके गुरु केदार महतो तीसरे स्थान पर रह गए थे। अरुणा देवी की जीत के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन दिया। सत्ता की संभावना बनते ही अखिलेश सिंह को लगा कि अब अशोक महतो गैंग को कमजोर करने का वक्त आ गया है, लेकिन यह पॉलिटिकल एडवांटेज ज्यादा देर नहीं टिक पाया। नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर सके और सिर्फ 1 सप्ताह के भीतर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यही कहानी नया मोड़ लेती है। केदार महतो चुनाव हार चुके थे, लेकिन अशोक महतो के पास एक और मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शन बताया जाता था। नाम था राजवल्लभ यादव। वह उस दौर में लालू यादव की पॉलिटिक्स के काफी करीब माने जाते थे। 1995 में निर्दलीय विधायक बनने के बाद 2000 में उन्होंने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर विधायक बने। इस बार राबड़ी देवी सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। इस वजह से नवादा के प्रशासनिक माहौल पर उनका प्रभाव माना जाता था और आरोप यह था कि उनका संरक्षण अशोक महतो को हासिल था। कुर्मी और यादवों का यह समीकरण अखिलेश सिंह के गुट के लिए आने वाले वक्त में बेहद भारी साबित होने वाला था। चुनावी नतीजों के बाद अशोक महतो गैंग ने अखिलेश सिंह के लोगों पर हमला किया। इसमें अखिलेश गुट के सदस्य पवन सिंह की हत्या हुई। आरोप यादव जाति के लोगों पर लगा।
इसके बाद 3 जून 2000 को अखिलेश सिंह के गैंग ने जवाबी कार्रवाई की। पकरी बरावां थाना क्षेत्र के राजू बीघा गांव में 5 यादवों की हत्या कर दी गई। मामला यही नहीं रुका। अखिलेश सिंह गैंग ने कुर्मी जाति के 3 लोगों को अगवा किया और उनकी हत्या कर शव नालंदा जिले के कतरीसराय थाना क्षेत्र में फेंक दिए। 1 साल के भीतर अखिलेश सिंह गुट पर भुवालचक, राजू बीघा और विश्वनाथपुर में 3 बड़े नरसंहारों के आरोप लग चुके थे। सिर्फ कुछ दिनों में समर्थकों की हत्या ने राजवल्लभ यादव और अशोक महतो दोनों को भड़का दिया। अब बदला सिर्फ रिएक्शन नहीं रह गया था, यह एक प्लान्ड स्ट्राइक में बदलने वाला था। अशोक महतो किसी भी हालत में अखिलेश सिंह को खत्म करना चाहता था। योजना बनी कि उसे उसके घर में घुसकर निशाना बनाया जाएगा, लेकिन समस्या यह थी कि अखिलेश सिंह आम तौर पर घर पर नहीं रहते थे। वह पुलिस की हिट लिस्ट में थे और नवादा पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशंस चला रही थी। गांव में पुलिस रेड्स आम बात हो चुकी थी। पुलिस ने उनके घर की कुर्की जब्ती भी कर ली थी। यह घर विधायक अरुणा देवी का भी था, लेकिन चूंकि वह निर्दलीय और विपक्षी विधायक थीं, इसलिए वह भी अक्सर वहां नहीं ठहरती थी। अशोक महतो गैंग को खबर मिली कि उस रात अखिलेश सिंह अपने घर पर मौजूद हैं। तारीख थी 11 जून 2000। रात करीब 10 बजे हथियारबंद लोग गांव में दाखिल हुए। लगभग 20 लोग पुलिस की वर्दी में थे। उनके पीछे करीब इतनी ही संख्या में लोग सादे कपड़ों में चल रहे थे। गांव वालों को लगा कि यह पुलिस का ही सर्च ऑपरेशन है, क्योंकि अखिलेश सिंह की तलाश में पुलिस पहले भी आती रहती थी। हथियारबंद लोग उस घर की छत पर पहुंचे जहां लोग सो रहे थे। एक हमलावर ने टॉर्च जलाकर ऊपर देखा। छत पर करीब 1.5 दर्जन लोग सोए हुए थे। उसने नीचे खड़े एरिया कमांडर को बताया कि ऊपर कई लोग मौजूद हैं। आदेश मिला और फिर नारों के बीच गोलियां चली। इस हमले में 12 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अखिलेश सिंह का भाई भी इसी हमले में मारा गया। अशोक महतो गैंग अखिलेश सिंह को मारने आया था, लेकिन मौके पर जो भी मिला उसे निशाना बनाया गया। इस घटना को अपसड नरसंहार के नाम से याद किया गया। अपसड के भूमिहारों ने डीएसपी पी.के. मंडल पर इस नरसंहार का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया। यह भी चर्चा रही कि राजवल्लभ यादव ही पी.के. मंडल को नवादा लाए थे ताकि अखिलेश सिंह गैंग पर नियंत्रण किया जा सके। आरोप यह भी लगे कि अशोक महतो और पुलिस का एक हिस्सा मिलकर अखिलेश सिंह के खिलाफ काम कर रहा था। लेकिन अपसड नरसंहार की कहानी में एक और पेच था। इसमें सिर्फ यादव और कुर्मी नहीं, बल्कि कुछ भूमिहारों की संलिप्तता की भी बात आई। इनमें एक नाम था अक्षत सिंह। वह अपसड का ही रहने वाला था और पहले अखिलेश सिंह के गुट से जुड़ा माना जाता था। बाद में उसने अशोक महतो से हाथ मिला लिया। बताया गया कि अखिलेश गुट के ही एक सदस्य ने उसके चाचा की हत्या की थी और इसी बदले की वजह से वह विरोधी खेमे में चला गया। अपसड नरसंहार के बाद पूरे नवादा और आसपास के इलाकों में तनाव फैल गया। आगजनी, तोड़फोड़ और जाति पूछकर मारने की घटनाओं की चर्चा होने लगी। उस दौर में जब पिछड़ी जातियों के खिलाफ नरसंहार होते थे तो लालू यादव और राबड़ी देवी पीड़ितों से मिलने जाते थे। इससे पहले यादवों और कुर्मियों की हत्या के बाद वे गांव पहुंचे भी थे, लेकिन इस बार वे अपसड नहीं गए। इसकी एक वजह यह भी बताई गई कि जब वे अगड़ी जाति के पीड़ितों से मिलने जाते थे तो कई जगहों पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता था। अपसड में रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया पहुंचे और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 16 जून 2000 को रणवीर सेना ने मियापुर में नरसंहार किया। मियापुर को निशाना बनाने के पीछे सेनारी नरसंहार की योजना से जुड़ी बातें बताई गईं, लेकिन तत्काल कारणों में नवादा का अपसड नरसंहार भी माना गया। यानी एक नरसंहार दूसरे नरसंहार की वजह बन रहा था। यही उस दौर की सबसे भयावह सच्चाई थी। अब टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला तेज हो चुका था। प्रशासन के सामने चुनौती साफ थी। जब तक दोनों गैंग्स के सरदार सलाखों के पीछे नहीं जाते, हालात पर काबू पाना मुश्किल था। उस वक्त नवादा के एसपी थे जेएस गंगवार। नवंबर 2000 में अखिलेश सिंह को बेहद ड्रामेटिक तरीके से गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर के मुताबिक अखिलेश सिंह की पहचान होने के बाद बिहार पुलिस ने उन पर राइफल तान दी थी और माहौल इनकाउंटर जैसा बन गया था। लेकिन साथ मौजूद सीआरपीएफ जवानों ने बिहार पुलिस को रोका। इसके बाद अखिलेश सिंह की गिरफ्तारी हुई। अखिलेश सिंह की पत्नी और विधायक अरुणा देवी को डर था कि कहीं बिहार पुलिस उनका इनकाउंटर न कर दे।
उन्होंने एसपी गंगवार से सुरक्षा की मांग की, लेकिन एसपी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पुलिस अपराधियों को सुरक्षा देने के लिए नहीं बनी। इसके बाद सुरक्षा के लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई। कोर्ट के आदेश पर अखिलेश सिंह को पीएमसीएच रेफर किया गया। उस वक्त यह चर्चा भी थी कि अशोक महतो गैंग नवादा सदर अस्पताल पर हमला कर अखिलेश सिंह की हत्या कर सकता है। एक गैंग का मुखिया गिरफ्तार हो चुका था। अब दबाव अशोक महतो पर बढ़ रहा था। अखिलेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद जेएस गंगवार छुट्टी पर चले गए और नालंदा के एसपी गुप्तेश्वर पांडे को नवादा का अतिरिक्त प्रभार मिला। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अशोक महतो को गिरफ्तार करना। पुलिस पर दबाव था, प्रशासन पर दबाव था और दूसरी तरफ अशोक महतो पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था। बताया जाता है कि अशोक महतो ने पुलिस से लुका छिपी जारी रखने के बजाय सरेंडर करने का फैसला किया। उसने गुप्तेश्वर पांडे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके बाद उसने लहेरी थाना क्षेत्र के एसएचओ रवि ज्योति को फोन किया और सरेंडर की इच्छा जताई। रवि ज्योति ने बाद में पुलिस सेवा छोड़ी और चुनाव लड़कर विधायक भी बने। देर रात अशोक महतो और पिंटू महतो ने रवि ज्योति के सामने आत्मसमर्पण किया और उसी रात उन्हें गुप्तेश्वर पांडे के सामने पेश किया गया। लेकिन इस घटना की एक पैरेलल कहानी भी बताई जाती है। ज्ञानेश्वर के मुताबिक रात्रि गश्ती के दौरान गुप्तेश्वर पांडे ने 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा था। शक होने पर उन्हें थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई। तब उन्होंने माना कि वे अशोक महतो और पिंटू महतो हैं। हालांकि पुलिस का ऑफिशियल वर्जन यही रहा कि दोनों ने सरेंडर किया था। सरेंडर के साथ अशोक महतो ने एक शर्त भी रखी। उसका कहना था कि अगर अखिलेश सिंह गैंग के शूटर्स को भी गिरफ्तार किया जाए तभी शांति बहाल होने की उम्मीद की जा सकती है। पुलिस ने यह बात मान ली। वैसे भी अपसड नरसंहार के बाद लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए दोनों गैंग्स पर सख्ती जरूरी हो चुकी थी। अशोक महतो और पिंटू महतो जेल पहुंच गए, लेकिन बाहर गैंग वॉर बंद नहीं हुई। जेल के भीतर अशोक महतो था, लेकिन उसका गैंग धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उसे नवादा जेल में रखा गया। बड़े नरसंहारों में नाम आने के बावजूद उसका स्टेटस इतना बड़ा नहीं माना गया कि उसे पटना के बेऊर जेल भेजा जाए। पिंटू महतो उसका राइट हैंड था और रिश्ते में अशोक महतो का मौसा भांजा कनेक्शन भी बताया जाता था। गैंग को संगठित रखने के लिए अशोक महतो का बाहर रहना जरूरी था और यहीं से जेल ब्रेक की योजना बनी। अशोक महतो ने अपने गैंग में कुछ भूमिहारों को भी शामिल किया था। अक्षत सिंह के अलावा ब्रजेश सिंह और भूपेश सिंह के नाम भी इस नेटवर्क में बताए जाते थे। नवादा जेल ब्रेक में इन लोगों का इस्तेमाल हुआ। फिर आई वह तारीख जिसने पूरी कहानी को फिर से हिंसा की तरफ धकेल दिया। 23 दिसंबर 2002 सुबह 10 बजे नवादा मंडल जेल। घना कोहरा था, लेकिन जेल के बाहर मूवमेंट सामान्य दिख रही थी। कैदियों से मिलने वालों की भीड़ आमतौर पर 10 बजे के बाद शुरू होती थी, इसलिए 20 से 25 लोगों का विजिटर बनकर जमा होना किसी को अजीब नहीं लगा। अक्षत सिंह ने गार्ड से कहा कि जेल में बंद एक कैदी तक फल पहुंचाने हैं। जैसे ही गार्ड ने गेट खोला, अक्षत ने उसके सिर में गोली मारी। फिर वह अंदर घुसा और एक और कांस्टेबल को घायल कर दिया। उस वक्त नवादा जेल शॉर्ट स्टाफ थी। अंदर भगदड़ और फायरिंग के बीच अशोक महतो और उसके साथी सेफ पैसेज पाते ही बाहर निकल गए। भागते वक्त उन्होंने हथियार चलाना जारी रखा। निकलने से पहले अशोक महतो और उसके 7 लोगों ने पुलिसकर्मियों से हथियार भी छीन लिए। इस मामले में अशोक महतो पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, अनलॉफुल असेंबली के लिए धारा 149, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए धारा 120 बी, दंगा भड़काने के लिए धारा 148, चोरी के लिए धारा 379, गिरफ्तारी से भागने और रोकने से जुड़ी धाराएं 224 और 225 और कांस्टेबल को घायल करने को लेकर अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगा। कोर्ट में अशोक महतो ने अपना बचाव यह कहते हुए किया कि जेल प्रशासन ने ही उसे भागने में मदद की थी। उसने कांस्टेबल पर आरोप लगाया कि उसने खुद संतरी शशिभूषण शर्मा की हत्या की और खुद को घायल किया ताकि उसे फंसाया जा सके। लेकिन कोर्ट ने अशोक महतो की दलील स्वीकार नहीं की और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा बाद में हट गई, क्योंकि मेडिकल जांच में कांस्टेबल की जांघ की चोट को बुलेट इंजरी नहीं माना गया। संतरी शशिभूषण शर्मा की हत्या के मामले में अशोक महतो की उम्र कैद बरकरार रही, लेकिन यह फैसला बाद की बात थी। असली कहर तो जेल से भागने के बाद शुरू हुआ। जेल ब्रेक के बाद यह लगभग तय माना जा रहा था कि अशोक महतो बदला लेगा।
सवाल सिर्फ इतना था कि कब और किसे निशाना बनाया जाएगा। तारीख थी 17 फरवरी 2003। अशोक महतो को जेल से भागे लगभग 1.5 महीना हुआ था। जगह थी वारिसलीगंज थाना क्षेत्र का झोरमोड़। वारिसलीगंज से रोज सुबह एक जीप अरुणा देवी के पैतृक गांव कोच के लिए चलती थी। उसी जीप में अरुणा देवी के पिता कैलाश सिंह, उनकी बहन ललिता देवी और कई अन्य लोग कोच गांव जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी महादपुर जौर मोड़ के पास पहुंची, मोटरसाइकिलों से 4 हथियारबंद लोग उतरे। जीप को चारों तरफ से घेर लिया गया। सवारियों से उनकी जाति पूछी गई। जब उन्होंने खुद को भूमिहार बताया तो जीप में बैठी एकमात्र महिला पैसेंजर को नीचे उतार दिया गया। यह महिला अरुणा देवी की बहन ललिता देवी थी। इसके बाद बाकी लोगों पर फायरिंग शुरू हुई। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह सीधे राजनीतिक परिवार को निशाना बनाने वाली कार्रवाई थी। इस मास मर्डर के विरोध में कोच गांव के 500 से ज्यादा लोग वारिसलीगंज थाने पर टूट पड़े और पत्थरबाजी हुई। गांव के लोग शवों को अपने साथ ले आए। पुलिस और अशोक महतो गैंग के खिलाफ आक्रोश इतना ज्यादा था कि प्रशासन गांव में जाने से भी डर रहा था। जब नवादा की डीएमएन विजय लक्ष्मी लोगों को समझाने और मुआवजे की घोषणा करने कोच पहुंची तो उनकी गाड़ी पर भी पथराव हुआ। वह किसी तरह वहां से बचकर निकली। घटना के बाद डीजीपी डीपी ओझा ने रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसपी बीबी प्रसाद को नवादा एसपी के पद से हटा दिया गया और उनके खिलाफ जांच कमेटी बनाने की बात कही गई। हालात इतने तनावपूर्ण थे कि रेलवे ने शांति बहाल होने तक नवादा से गुजरने वाली ट्रेन रोक दी। बीबी प्रसाद की जगह बच्चू सिंह मीणा को नया एसपी बनाया गया। ये वही अधिकारी थे जिन्होंने सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर पर रेड की थी, जिसके बाद पुलिस और शहाबुद्दीन गैंग के बीच घंटों फायरिंग हुई थी। अब उन्हें नवादा संभालना था। बच्चू सिंह मीणा ने कोच गांव के लोगों को भरोसे में लिया कि पुलिस अशोक महतो गैंग के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके बाद शवों का पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था। दुश्मनी अखिलेश सिंह से थी। फिर अशोक महतो गैंग ने अरुणा देवी के पिता को निशाना क्यों बनाया? इसका कनेक्शन बालू ठेकों की लड़ाई से बताया गया। उस वक्त अशोक महतो ठेकों की लड़ाई में अखिलेश सिंह गुट पर भारी पड़ रहा था। बालू का ठेका अशोक महतो को मिल गया, लेकिन अखिलेश गुट ने तय किया कि नदी से बालू उठने नहीं दिया जाएगा। इसी तनाव के बीच हत्याएं शुरू हुईं। अरुणा देवी के पिता की हत्या से पहले अखिलेश सिंह गैंग ने अशोक महतो के 2 समर्थकों की हत्या कर दी थी। 12 फरवरी की शाम दरियापुर कुतरी गांव में पिछड़ी जाति के 5 लोगों की हत्या हुई। यह कोई एक टारगेट किलिंग नहीं थी। आरोप था कि अखिलेश गुट ने सामने आने वालों पर गोली चलाई। यहीं से मामला फिर रिएक्शन और रिटेलिएशन के साइकिल में घुस गया। हर हत्या अगली हत्या की वजह बनती जा रही थी। हर वार के बाद दूसरा वार और ज्यादा हिंसक होता था। यही गैंग वॉर की सबसे खतरनाक बनावट थी। कोई भी पक्ष खुद को शुरू करने वाला नहीं मानता था, लेकिन दोनों तरफ लाशें गिर रही थीं। अखिलेश सिंह गैंग से राइवलरी और नरसंहारों के अलावा अशोक महतो का नाम कांग्रेस के एक बड़े नेता की हत्या से भी जुड़ा। तारीख थी 9 सितंबर 2005। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था और सिर्फ 6 महीने के अंतराल पर विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजो सिंह अपने जिला ऑफिस में कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। वह बड़े भूमिहार नेता और बाहुबली छवि वाले राजनेता माने जाते थे। शाम करीब 7 बजे बाइक पर 3 हथियारबंद लोग वहां पहुंचे और उन पर फायरिंग कर दी। राजो सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्या में अशोक महतो गैंग का नाम आया। इसे एक पुरानी घटना का बदला बताया गया। एक दूसरा कारण यह भी बताया गया कि मार्च 2005 के विधानसभा चुनाव में राजो सिंह अशोक महतो समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ बहुत सक्रिय होकर प्रचार कर रहे थे। इस हत्या के पीछे जिस पुरानी घटना का जिक्र हुआ वह थी 26 दिसंबर 2001 की ताती ब्रिज फायरिंग। बिहार शरीफ शेखपुरा रोड पर ताती ब्रिज के पास राष्ट्रीय जनता दल के 9 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या हुई थी। मरने वालों में राजद के शेखपुरा जिला अध्यक्ष काशीनाथ यादव, जिला बोर्ड सदस्य अनिल महतो और कुसुम्भा पंचायत से जुड़े अबोध शामिल थे। ये लोग अशोक चौधरी के साथ एक मीटिंग खत्म कर लौट रहे थे। उस वक्त अशोक चौधरी कांग्रेस में थे और मंत्री थे। काफिले में कई गाड़ियां थीं। बताया गया कि मीटिंग में कांग्रेस सांसद राजो सिंह और उनके बेटे संजय सिंह भी मौजूद थे। जब जीप ताती ब्रिज के पास पहुंची, हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। 9 लोगों की मौत हुई।
अशोक चौधरी ने कहा कि असली निशाना वे थे, लेकिन बच गए। उस समय राजद और कांग्रेस के बीच नया गठबंधन बना था। शुरुआत में राजद जिला अध्यक्ष काशीनाथ यादव राजो सिंह के समर्थक माने जाते थे, लेकिन बाद में वह अशोक चौधरी के पाले में चले गए। इसलिए इस हमले की वजह पॉलिटिकल राइवलरी मानी गई। इस मामले में राजो सिंह और उनके बेटे संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ। 6 अक्टूबर 2010 को संजय सिंह और 6 अन्य आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। लेकिन सजा सुनने के तुरंत बाद संजय सिंह को सीने में दर्द की शिकायत हुई। जज ने उन्हें अस्पताल भेजने को कहा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। राजो सिंह मर्डर केस में कंस्पिरेसी के लिए अशोक चौधरी और तब शेखपुरा के विधायक रणधीर कुमार सोनी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन आगे चलकर 2022 में राजो सिंह के पोते और जदयू विधायक सुदर्शन कुमार ने केस वापस लेते हुए कहा कि वे अब इसे आगे नहीं लड़ना चाहते। सबूतों के अभाव में अशोक महतो 2013 में ही इस केस से बरी हो गया था। मामला सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन प्रोसिक्यूशन अशोक महतो की संलिप्तता साबित नहीं कर पाया। अशोक महतो का नाम आखिरी बड़े नरसंहार से 20 मई 2006 को जुड़ा। यह घटना पिछड़ी जाति के लोगों के खिलाफ थी। बताया गया कि अशोक महतो का एक विरोधी जो उसी की जाति से था, उसने अखिलेश सिंह से यह मुखबिरी की कि राजो सिंह की हत्या में शामिल लोग मानीपुर गांव में छिपे हैं। इसके बाद अखिलेश सिंह गैंग ने मानीपुर में 8 लोगों की हत्या की। इसी के जवाब में अशोक महतो ने 20 मई 2006 को एक घर में घुसकर पूरे परिवार को निशाना बनाया। उसे शक था कि इसी परिवार के लोगों ने मुखबिरी की थी। यह घटना नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुई थी। लालू राबड़ी राज के लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश कुमार ने लंबे वक्त तक सवाल उठाए थे। सत्ता में आने के बाद उनसे उम्मीद थी कि वे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। अशोक महतो नीतीश कुमार की ही जाति से आता था, लेकिन सुशासन की छवि बनाए रखने के लिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी हो चुकी थी। इसी दौर में तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को शेखपुरा का एसपी बनाकर भेजा गया। 2002 में जेल से भागने के बाद अशोक महतो लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा और बिहार पुलिस की पकड़ से दूर रहा। लेकिन अमित लोढ़ा ने एक लक्ष्य तय कर लिया, अशोक महतो की गिरफ्तारी। सर्च ऑपरेशन को वह खुद लीड कर रहे थे। 8 और 9 जुलाई को अमित लोढ़ा ने पहले पिंटू महतो को देवघर से और फिर अशोक महतो को पाकुड़ से गिरफ्तार किया। अशोक महतो की गिरफ्तारी अमित लोढ़ा और झारखंड पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन थी, जिसकी कमान अमित लोढ़ा के हाथ में थी। गिरफ्तारी के बाद एक कंट्रोवर्शियल दृश्य सामने आया। बीएमपी अधिकारियों ने अशोक महतो को आधा नंगा और खून से लथपथ हालत में घुमाया और अपमान के प्रतीक के तौर पर जूतों की माला पहनाई गई। अमित लोढ़ा का तर्क था कि ऐसा अशोक महतो का डर खत्म करने के लिए किया गया, लेकिन इस पर आलोचना भी हुई। सवाल उठा कि क्या किसी अघड़ी जाति के गैंगस्टर के साथ भी पुलिस ऐसा ही करती। गिरफ्तारी के बाद अशोक महतो ने एक राजनीतिक दावा किया। उसने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ शीर्ष नेता उसके संपर्क में थे। उसने खास तौर पर लल्लन सिंह का नाम लिया, जो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हंगामा मच गया। मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लोजपा ने सीबीआई जांच की मांग की। यह भी सवाल उठा कि क्या अशोक महतो को किसी और जदयू नेता का सपोर्ट हासिल था। लल्लन सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही राज्य पुलिस ने अशोक महतो के खिलाफ अभियान चलाया और उसे गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को किसी गिरफ्तार गैंगस्टर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि इतने सालों तक एक कुख्यात अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया और अब उसे क्यों गिरफ्तार किया गया। यह जवाब सिर्फ आरोपों का खंडन नहीं था, यह उस पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश भी था जिसमें अपराध और सत्ता के रिश्तों पर सवाल उठ रहे थे। 10 नवंबर 2023 को अशोक महतो 17 साल बाद जेल से बाहर आया। उसे शेखपुरा के पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी पर हमले और नवादा जेल ब्रेक कांड से जुड़े मामलों में बेल मिली। यह वही अशोक महतो था जिसे 2006 में राजद अपराधी मान रही थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति ने फिर करवट ली। राष्ट्रीय जनता दल ने अशोक महतो से नजदीकियां बढ़ानी शुरू की। बताया गया कि राजद उसे राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के खिलाफ मुंगेर से टिकट देना चाहती थी।
लेकिन अशोक महतो पर इतने क्रिमिनल केसेस थे कि उसके लिए चुनाव लड़ना आसान नहीं था। इसके बाद 60 साल की उम्र में अशोक महतो ने मार्च 2024 में कुमारी अनीता से शादी की। फिर कुमारी अनीता ने मुंगेर लोकसभा सीट से लल्लन सिंह के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ा। वह करीब 80,000 वोटों से हार गई। चुनाव हारने के बावजूद अशोक महतो राजनीति से बाहर नहीं हुआ। वह लगातार सक्रिय रहा और विवादित बयानों की वजह से चर्चा में भी रहा। हाल ही में उसने अगड़ी जातियों को लेकर तीखा बयान दिया और कहा कि भूरा बाल को उखाड़ फेंकेंगे। इस बयान ने फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अशोक महतो की राजनीति अब भी उसी जातीय टकराव की जमीन पर खड़ी है जहां से उसकी क्रिमिनल जर्नी शुरू हुई थी। अशोक महतो की कहानी अपराध, जातीय टकराव, राजनीतिक संरक्षण, पुलिस कार्रवाई और चुनावी उपयोगिता की उलझी हुई कहानी है। एक तरफ नरसंहारों और हत्याओं के आरोपों से भरा अतीत है, दूसरी तरफ वही नाम चुनावी मंचों और पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में जगह बनाता दिखता है। यही इस मामले की सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन सवाल आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आपकी नजर में अशोक महतो जैसे बाहुबली किरदारों को राजनीति में जगह मिलना जनता की मजबूरी है, जातीय समीकरणों की सच्चाई है या लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपको मीनिंगफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रिवीलिंग आइज को सब्सक्राइब कर लीजिए।